2024 के नतीजों पर वैसे तो इंडी गठबंधन को मंथन करना चाहिए था, क्योंकि भाई 10 साल बाद भी जनता ने उन्हें सरकार बनाने के लायक क्यों नहीं समझा, क्यों सरकार बनाने लायक नंबर नहीं दिए, ये इंडी गठबंधन सोच ही नहीं रहा। भाई लोग अलग मूड में हैं। मोदी की 50 सीटें घटा दी, इसी में खुश हैं वो अपनी हार को ही नहीं मान रहे, जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी हैं जो नतीजों से आगे बढ़ चुके, सरकार बना चुके, काम में जुट चुके। नरेंद्र मोदी आज इटली के लिए रवाना हो गए, जहां G7 के नेताओं की मीटिंग चल रही है। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार वर्ल्ड लीडर्स के बीच होंगे। वर्ल्ड लीडर्स इटली में नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और फिर वहां पर नरेंद्र मोदी दमदार तरीके से दुनिया के मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने काम में जुट गए, दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन में है। वो भी यूपी के नतीजों को पीछे छोड़ चुके हैं और अपने पुराने तेवर में धमाकेदार तरीके से वापसी कर चुके हैं। इसी बीच आप ये भी देखिए कि आरएसएस की भी एंट्री हो गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की चर्चा कई दिनों से चल रही है। मोहन भागवत अब यूपी पहुंचे हैं और वो भी योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में, जहां आरएसएस का कैंप लगा है। अब ये क्या हो रहा है ये आज समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मोहन भागवत गोरखपुर में है तो बहुत मुमकिन है कि सीएम योगी से उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि जो वीकेंड होता है उसमें अमूमन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं, जनता दरबार लगता है वहां पर। ऐसे में योगी भी गोरखपुर में होंगे, मोहन भागवत भी गोरखपुर में होंगे, तो संभव है कि दोनों की मुलाकात हो। और यूपी में जिस तरह के नतीजे आए उस पर बीजेपी और आरएसएस के मंथन की चर्चा हर तरफ हो रही है कि भाई अंदर मंथन तो जरूर हो रहा होगा आरएसएस में कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। और एकदम देखिए टाइमिंग देखिए कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया और यूपी में 5 दिन का कार्यक्रम शुरू हो गया। यूपी में कहां कमी रह गई, कहां सुधार की जरूरत है, ये सीएम योगी भी देख रहे होंगे और आरएसएस के लोग भी सोच रहे होंगे। इसलिए यूपी के लिहाज से आरएसएस प्रमुख का यूपी का यह दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार ऐसा होगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत सीएम योगी से मिल सकते हैं। यूपी में जिस तरह बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, उसके बीच मोहन भागवत के दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मुद्दों पर नसीहतें भी दे चुके हैं। इस संभावित मुलाकात की सिर्फ टाइमिंग नहीं बल्कि जगह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहन भागवत 5 दिन के गोरखपुर दौरे पर है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और गोरक्षपीठ और संघ के रिश्ते काफी पुराने हैं। ऐसी खबरें हैं कि शुक्रवार को सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे और 14 या 15 जून को संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई। इससे पहले साल 2022 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद या उसके ठीक बाद भी मोहन भागवत गोरखपुर गए थे और सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले उनसे मुलाकात की थी। साल 2020 में भी मोहन भागवत जब गोरखपुर आए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की थी। इस वजह से भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर जाकर संघ प्रमुख से मिलेंगे, इसकी पूरी संभावना है। मोहन भागवत 5 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए और गोरखपुर में संघ के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम चल रहा है। मोहन भागवत उसी में शामिल होंगे और वो 17 जून की सुबह तक गोरखपुर में ही रहेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के कई जिलों से संघ के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जैसे रिजल्ट आए उसके बाद यूपी में संघ का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मंथन चल रहा है। इंडी गठबंधन पार्टी मूड में है। यहां बीजेपी, मोदी, आरएसएस, योगी सब जो है अपना गियर शिफ्ट कर चुके हैं 50 सीट गवाकर। यूपी के नतीजों को लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। बड़े से बड़े एक्सपर्ट फेल हो गए, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं लग रही थी कि कोई एंटी बीजेपी या एंटी इनकम्बेंसी दिख रही हो। सब कुछ ठीक दिख रहा था। फिर भी यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 2019 के मुकाबले 28 सीटें गंवा दी और यह बहुत बड़ी बात है। यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीट मिली, सपा को 37 सीट जीतकर वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई लोकसभा में। जो कांग्रेस अमेठी तक पिछली बार हार गई थी, वो कांग्रेस इस बार अखिलेश से गठबंधन करके 6 सीट जीत गई। मायावती का तो विधानसभा चुनाव से ही बुरा हाल था। उनकी पार्टी लोकसभा में भी 1 सीट तक नहीं जीत पाई, 0 पर सिमट गई। अब यूपी में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को कई चीजें दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि खराब नतीजों के बाद भीतरघात के आरोप लग रहे हैं और ये खुद बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। कई कैंडिडेट बोल चुके हैं भीतरघात की बात कि बीजेपी के अपने नेताओं से ही सपोर्ट नहीं मिला। यूपी में टिकट बांटने के सिस्टम को भी पूरी तरह से ठीक करना होगा, क्योंकि ये बातें भी उठ रही हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से कई सीटें गंवा दी बीजेपी। इसके अलावा अधिकारियों के रवैये को लेकर कई बातें कही गई, उस पर काम करने की जरूरत है।
बीजेपी ने यूपी में 2014 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक जो जातिगत समीकरण बनाया, उसमें सेंध कैसे लग गई, इसका कारण पता करना भी बीजेपी के लिए बड़ा अहम है। बीजेपी को अब जातिगत समीकरण ठीक करने के लिए नए सिरे से काम करना होगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव पहले खड़ा है, उसके बाद ना 29 आएगा, अभी तो 27 पहले है। अखिलेश यादव के पीडीए वाले जातिगत समीकरण की काट बीजेपी को ढूंढनी होगी, जो इस चुनाव में हिट रहा। बीजेपी पिछले 4 चुनाव यानी 14, 17, 19 और 22 में पिछड़ा, युवा और महिला वोटर के दम पर एक तरफा जीतती आई। बीजेपी को यह पता करना होगा कि पिछड़े, युवा और महिला में से कौन सा वोटर उसके हाथ से खिसका है, जिस पर उसे जल्द से जल्द काम करना होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पहले की तुलना में बहुत एक्टिव हो चुके हैं, तो पिछले चुनावों से बहुत ज्यादा काम करना होगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को विरोधियों को 2024 के नतीजों से लाइफलाइन मिल चुकी है और आगे ये और ताकतवर हो सकते हैं, ये उनको भी पता है। तो जैसे आपको पता है कि भाई सामने वाला ये सोचे बैठा कि हम तो मैच हार ही रहे, तो उम्मीद ये रहती है कि वो फुल टॉस फेंक देगा, लेकिन 2-3 विकेट गिरते बॉलर में भी जोश आ जाता है कि अभी देखो, अभी इसका बाउंसर मार के माथा फोड़ दूंगा। तो अभी यूपी में जो विपक्ष है उसकी यही हालत है, उसकी गेंद में गति आ चुकी है और अब बीजेपी को कायदे से बैटिंग करनी होगी और यह देखना होगा कि क्यों पिछले 2-3 बैट्समैन आउट हो गए। दलित वोट भी यूपी के नतीजों का एक निर्णायक फैक्टर है, जिस पर बीजेपी को काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मायावती का अपना वोट बैंक खिसक गया। और अगर आप देखेंगे कि कैसे मायावती फैक्टर इस चुनाव में असर दिखा रहा था, आपको यह समझ में आएगा कि यूपी में क्या हुआ है और क्यों संघ की यह बैठक, बीजेपी का वहां पर मंथन, यह सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएसपी का वोट शेयर देखेंगे यूपी के अंदर, तो यह अपने आप में बहुत सारी कहानी आपको कहता हुआ नजर आएगा। जैसे 2014 का चुनाव देखिए, 20% वोट शेयर था बीएसपी का, लेकिन सीट कितनी आई थी? सीट आई थी 0। लेकिन 2024 का अगर आप चुनाव देखेंगे, 2024 का जब चुनाव हुआ तो बीएसपी का वोट शेयर खिसककर हो गया 9.4%, मतलब ऑलमोस्ट आधा, लेकिन सीट अभी भी बीएसपी की 0 है। यानी सीट तो 2014 में भी नहीं आई, 2024 में भी नहीं आई, लेकिन मायावती का जो वोट बैंक था वो ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया है 10 साल में। अब ये वोट कहां गया ये भी देख लीजिए। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक जो चुनाव में दलित वोट था, जैसे जाटव मायावती का कोर वोट बैंक है, वो अगर आप जाटव वोट देखिएगा, जाटव वोट जो है वो किधर गया भाई? वो सपा प्लस कांग्रेस की तरफ गया 25%। और ये किसका होता था? पहले बीएसपी का कोर वोटर होता था। बीजेपी के पास गया 24%, 24%, और बीएसपी के पास अभी भी 44% इंटैक्ट है। तो बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि यह कांग्रेस और सपा के पास चला गया। जो गैर जाटव दलित है, अगर इसी में अगर आप देखिएगा गैर जाटव, उसकी स्थिति क्या बन रही है भाई? गैर जाटव के लिए यह सपा कांग्रेस के पास कैसे कितना गया? 56% चला गया है गैर जाटव। बीजेपी के पास 29% और बीएसपी के पास मात्र 15%। तो यहीं पर जो है वो डेंट लग रहा है। जबकि अगर आप देखिएगा 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ था, गैर जाटव दलित 2019 का अगर चुनाव देखिएगा, 48% बीजेपी के पास गया था और सपा बसपा का गठबंधन होने पर 42% था, कांग्रेस को मात्र 7% गया था। यानी गैर जाटव दलित वोट मायावती से खिसका और बीजेपी से भी खिसका, और यह खिसक कर एक तरफा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चला गया। इसलिए आप देखिए कि अयोध्या जैसी सीट जहां पर अच्छी खासी दलित आबादी है, वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नॉन जाटव था। अब बीजेपी को इन तमाम फैक्टर्स पर काम करना होगा। योगी आदित्यनाथ तो अपना काम कर रहे हैं, उनको पीएम मोदी ने दिल्ली में ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था। दिल्ली में हरी झंडी मिलने के बाद से योगी आदित्यनाथ फिर से एक्शन मोड में दिखने लगे, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ही यूपी के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ ने 41 बड़े फैसले लिए। आज भी योगी आदित्यनाथ ने यूपी को लेकर बड़े फैसले लिए, जिसमें सभी नगरों में इनर रिंग रोड विकसित करने का फैसला हुआ। नदियों, पोखरों और अन्य जलाशयों पर अतिक्रमण को तुरंत हटाने की बात हुई है। लोगों से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने आदेश दिया कि नक्शा पास कराने जैसी सामान्य कामों के में बेवजह की देरी नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर नगर की महायोजना में हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित हो
जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट है वहां किसी भी दशा में नई कॉलोनी न बसने पाए। प्राधिकरणों में अच्छे टाउन प्लानर की तैनाती कीजिए, अपना दायरा बढ़ाइए, आय के नए स्रोत सृजित करिए। यानी योगी अपनी तरफ से हर पेच टाइट कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सरकार में तो योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन जहां तक संगठन की बात है तो उस पर भी बीजेपी मंथन कर रही होगी और संघ से भी इनपुट मिलेगा। संघ वैसे तो राजनीति में सीधा दखल नहीं देता, ना ही राजनीति से संघ का कोई लेना देना है, लेकिन समय समय पर संघ अपनी सलाह और सुझाव बीजेपी तक पहुंचाता है। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके पर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख के जरिए बताया गया कि महाराष्ट्र में अजीत पवार से हाथ मिलाने और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने से बीजेपी को झटका लगा। लेख में सवाल किया गया कि अजीत पवार की वजह से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और बीजेपी भी दूसरी पार्टियों की तरह बन गई। इसमें यह सवाल भी उठाया गया कि जब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजीत पवार को साथ लिया क्यों भाई? कई साल तक कांग्रेस की जिस विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ी, सत्ता के लिए उसके लोगों को भाजपा ने साथ में लिया, इससे कार्यकर्ता दुखी हो गए। इस लेख में यह भी कहा गया कि अजीत पवार को साथ लेने की जरूरत क्या थी, जब अगले 2-3 साल में शरद पवार खुद अपनी सियासी ताकत खो देते और आपसी कला में एनसीपी खुद ही कमजोर हो जाती। आप सिस्टम देखिए बॉस, बीजेपी के अंदर कि कड़े सवाल खुद संघ भी पूछ रहा है। ये लोग पार्टी मोड में नहीं है। कोई राहुल गांधी से पूछने को तैयार है इंडी गठबंधन में कि आपको हिमाचल में कैसे सुपड़ा साफ हो गया, आपकी वहां सरकार है, कर्नाटक में सीटें कम क्यों आई, तेलंगाना में बीजेपी कैसे बढ़ गई? कोई पूछ रहा है राहुल गांधी से क्या? वहां तो अलग पार्टी मोड चल रहा है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, गजब कर दिए बॉस, यही चल रहा है। और यहां देखिए कड़े सवाल पूछे जाने शुरू हो गए, मंथन शुरू हो गया कि क्या जरूरत थी अजीत पवार को लेने की। महाराष्ट्र की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वहां लोकसभा के नतीजे बीजेपी की उम्मीद से बहुत कम थे। महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा, जिस महाराष्ट्र की बात हो रही है वहां बीजेपी को कोई कम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। और अगर आप देखिएगा बीजेपी को 2019 में 23 सीट आई थी महाराष्ट्र के अंदर, जो कि इस बार 2024 में घटकर 9 रह गई। बॉस, आप इतनी बड़ी संख्या में सीटें गंवा रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे। और बीजेपी के सहयोगियों का प्रदर्शन, शिंदे शिवसेना 15 सीट लड़ती है, 7 जीतती है। क्या मिला उसको 7 लेके? अजीत पवार 4 लड़ते हैं, उनकी पार्टी 1 सीट जीतती है। जबकि इंडी गठबंधन को देखिए तो शरद पवार 10 सीट पर लड़े, 8 जीते। कांग्रेस 17 सीट पर लड़ी, 13 जीती। उद्धव 21 सीट पर लड़े और 9 सीट जीती उनकी पार्टी। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि अजीत पवार से डील करना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा कम और नुकसान भरा सौदा ज्यादा रहा। और इतना सब कुछ किस बात के लिए हुआ? कहां से बात शुरू हुई? आप सोचिए, एक छोटी सी बात शुरू हुई थी कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए बोला था या नहीं बोला था। उद्धव ठाकरे कह रहे थे मुझे भी 2.5 साल बाद सीएम बनना है। वो नहीं बने, गठबंधन टूटा, सारा तमाशा हो गया। और उसके बाद कौन आदमी? शिंदे साहब बन गए सीएम। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना पड़ गया, यह भी हालत हो गई। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं बने सीएम, जो कि नेचुरल एलाई थे बीजेपी के। और आज की डेट में कैसे कैसे एलाई हैं, जो सारे लोग को आप कहते थे कि भाई ये हमारे साथ के नहीं हैं, वो लोग भी आकर आज बैठ गए बीजेपी के साथ। ये सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। फिर भी अगर बीजेपी अजीत पवार को साथ लेकर चल रही है तो इसके पीछे वजह यही है कि बीजेपी ऐसा कोई मैसेज सहयोगियों को नहीं देना चाहती कि किसी को साथ लेकर फिर बाद में छोड़ दिया। क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है। एनसीपी भी इस बात को समझती है कि उसे बीजेपी की जरूरत है। इसलिए अजीत पवार गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राज्य में उनका गठबंधन बना रहेगा। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इससे गठबंधन पर असर नहीं पड़ने वाला। हमारा गठबंधन अगला चुनाव जीतेगा। बीजेपी का कोई भी सहयोगी हो, वो नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा करता है। और यही वजह है कि गठबंधन की सरकार होने के बाद भी रिजल्ट वाले दिन से लेकर सरकार बनाने तक, मंत्री बनाने से लेकर विभाग बांटने तक नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ही फ्री हैंड से काम कर रहे हैं और कहीं कोई टकराव अभी तक दिखा नहीं। नरेंद्र मोदी इस मामले में पूरी तरह से रिलैक्स है कि जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही सरकार कंटिन्यू करेगी। वही होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से हैं जो नेगेटिविटी या सेटबैक में फंसकर अपनी स्पीड को स्लो नहीं होने देते और ना ही वो इस इंतजार में रहते कि चीजें अपने आप ऑटो मोड में ठीक हो जाएंगी।
इसलिए अगर आप देखिए कि बीजेपी की सीटें भले ही कम हो गई, लेकिन उन्होंने इस सेटबैक को हावी नहीं होने दिया। सरकार तुरंत बनी, काम खटाखट शुरू हुआ। भले कांग्रेस ने कहा था कि खटाखट पैसा आएगा और अब लोग पैसा मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, लेकिन काम खटाखट शुरू हो गया नरेंद्र मोदी सरकार में। और इस पचड़े में वो नहीं पड़े कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतनी सीटें कम क्यों हो गई। नंबर गेम के गम में फंसने की बजाय उन्होंने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर इटली के लिए रवाना भी हो गए। वहां वो G7 समिट में शामिल होने के लिए गए। G7 दुनिया के 7 बड़े देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, ब्रिटेन है। इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि जब इसमें इंडिया है, ये नहीं है, तो मोदी जी गए किस लिए भाई? हालांकि भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के न्योते पर पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जब भारत G7 का हिस्सा नहीं है तो फिर इस बैठक में भारत को क्यों बुलाया गया, भारत वहां क्यों गया, तो पहले यह समझिए कि यह पहला मौका नहीं है जब भारत को अलग से G7 देशों के समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। भारत को अब तक 11 बार G7 की बैठक में विशेष गेस्ट के तौर पर बुलाया जा चुका है और नरेंद्र मोदी को तो लगातार 5वीं बार G7 की मीटिंग का न्योता मिला है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि G7 देशों के लिए भारत की कितनी अहमियत है। और G7 में शामिल देश ये जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले पर पहुंचना या उसे फाइनल करना शायद उचित नहीं हो। आज भारत की ये पावर है। G7 देशों के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध, और G7 में शामिल देश ये जानते हैं, मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत वो देश है जो इस युद्ध के लिए गए किसी भी बड़े फैसले में जरूरी इनपुट दे सकता है। पिछले साल जब भारत ने G20 देशों का सफल आयोजन किया था, तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ही थे जो युद्ध के मुद्दे पर सभी देशों को एक मंच पर, एक पेज पर लेकर आए थे। G20 के दौरान भारत ने कई विवादास्पद मुद्दों पर दुनिया के दूसरे सदस्य देशों के साथ सहमति बनाने में शानदार भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत की दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी G7 में बुलाए जाने की वजह हो सकती है। G7 देशों में 4 देश, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा, इन सब की अर्थव्यवस्था टॉप 10 इकोनॉमी के हिसाब से भारत से पीछे है। भारत ही वो इकलौता बड़ा देश है जिसके G7 देशों में शामिल ज्यादातर देशों से अच्छे और मजबूत संबंध भी। ये नए भारत की पावर है और इसीलिए नरेंद्र मोदी को वहां बुलाया गया है कि बॉस आप भी आइए। सब बड़े लोग बैठ रहे हैं, बड़े देश बैठ रहे हैं, तो आपका भी होना जरूरी है बॉस। आपके बिना कैसे चलेगा इंडिया के बिना? तो नरेंद्र मोदी गए वहां। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री के न्योते पर G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। इटली यूरोप का एक मजबूत देश है और वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली का ताकतवर नेता माना जाता है। पिछले 3 साल में यह पीएम मोदी का दूसरा इटली दौरा होगा। इससे पहले वो साल 2021 में G20 समिट के लिए इटली गए थे। पिछले साल इटली की प्रधानमंत्री भी G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आई थी। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच मजबूत रिश्ते हैं। दोनों नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों नेताओं का इस बात पर जोर रहा है कि कैसे भारत और इटली के संबंधों को मजबूत किया जाए। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों नेताओं का नजरिया एक जैसा ही है। G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के बड़े नेता इटली पहुंच रहे हैं। वहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सभी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कर रही है। इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखी जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का स्वागत किया तो उस दौरान वो हाथ जोड़कर नमस्ते करती दिखाई दी। अब जॉर्जिया मेलोनी की इस तस्वीर पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये भारत की संस्कृति की ग्लोबल पावर का असर है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी नमस्ते कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से वो आए हैं, उनका जॉर्जिया मेलोनी जो है वो नमस्ते करके स्वागत कर रही है। अब इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इटली जाने से पहले नरेंद्र मोदी 2 जरूरी काम भी निपटा कर गए। पहले उन्होंने कुवैत पर मीटिंग की जहां कई भारतीय आग लगने की घटना में मारे गए। वहां पर उन्होंने अपने विदेश राज्य मंत्री को तुरंत भेज दिया। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी मीटिंग भी की जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिया कि किसी तरह की कोई कसर मत छोड़िएगा। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी अपनी टीम को भी सेट करते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने टॉप मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया, वैसे ही उन्होंने टॉप अधिकारियों की टीम में भी कोई बदलाव नहीं किया। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसके रूप में अजीत डोवाल का जिम्मा जो है वो फिर से दोहराया गया है। गुरुवार को अजीत डोवाल तीसरी बार एनएसए के तौर पर अपॉइंट किए गए। इसी के साथ सबसे लंबे समय तक एनएसए रहने का रिकॉर्ड अजीत डोवाल के नाम पर हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने पीके मिश्रा को फिर से प्रधान सचिव का जिम्मा सौंपा है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने दोनों टॉप अधिकारियों की नियुक्ति पर
मुहर लगा दी। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होने वाला है? लाखों छात्र परेशान हैं, लेकिन नीट में भी सियासत का मौका तलाश रहे हैं क्या नेता? अब इसका चैप्टर का मौका तलाश लिया। विपक्ष को लाखों छात्रों से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत सूझ रही है। कैसे विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे आज नीट एग्जाम और उसके रिजल्ट को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों को पहली बार बड़ी जीत मिली। नीट एग्जाम और इसके रिजल्ट से जुड़ी 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इन याचिकाओं में 3 मांगे की गई। पहली मांग कि नीट के एग्जाम में शामिल कई स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो गलत है। दूसरी मांग मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। तीसरी मांग नीट एग्जाम को रद्द किया जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले मुद्दे पर फैसला सुना दिया। इसके मुताबिक नीट एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी अगर वो चाहते हैं। नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने वाली बात मान भी ली, जबकि पेपर लीक और काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर सुनवाई की उनमें एक याचिका फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर के सीईओ अलक पांडे की भी। अलक पांडे ने कहा कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि ग्रेस मार्क्स देने का फैसला गलत था। अलक पांडे का कहना है कि पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों की लड़ाई अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलक पांडे को सुनिए, फिर आपको नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठ रहे सवाल और उनके जवाब भी बताता हूं। इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। नीट से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई लोग कंफ्यूज भी कि अब आगे क्या होगा। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब आपको बता देता हूं। पहला सवाल जो कई लोगों के मन में है कि क्या नीट की परीक्षा रद्द होगी? एनटीए का जवाब है कि अभी परीक्षा रद्द नहीं होगी, कोर्ट ने भी ऐसा नहीं कहा। सवाल यह है कि ग्रेस मार्क्स वालों का क्या होगा? एनटीए का जवाब है कि ग्रेस मार्क्स खत्म होगा और दोबारा ऐसे जो 1563 छात्र हैं उनकी फिर से परीक्षा होगी। तीसरा सवाल, ग्रेस मार्क्स वाले परीक्षा नहीं देंगे तब क्या होगा? क्योंकि उनको ऑप्शन भी है कि आप चाहिए तो फिर से परीक्षा दे दीजिए, चाहिए तो नहीं दीजिए। इस पर एनटीए का जवाब है कि ग्रेस मार्क्स, अगर वो ग्रेस मार्क्स वाले फिर से परीक्षा नहीं देना चाह रहे तो उनको जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है वो काट देंगे और उनका स्कोर कार्ड जारी कर देंगे। फिर सवाल है कि ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा होगी कब? 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, यह भी एनटीए ने साफ कर दिया। फिर सवाल है कि इनकी काउंसलिंग कब शुरू होगी? एनटीए का जवाब है कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब बहुत लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि अगर मान लीजिए इन लोगों ने फिर से एग्जाम दिया और इनके नंबर ऊपर नीचे जो भी हुए वही आ गए, ऊपर नीचे हुए, कुछ भी हुए, इससे जो बाकी के छात्र हैं उनकी रैंकिंग पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि भाई किसी को मान लीजिए 650 आया है तो उसकी वजह से बाकियों का भी तो रैंक ऊपर नीचे हुआ है ना। अब वो 650 वाला मान लीजिए 715 हो गया फिर से एग्जाम देके, या 510 हो गया, जो भी हो गया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो औरों के रैंक पे भी तो असर पड़ेगा। उसका क्या होगा? हो सकता है किसी को मान लीजिए एम्स में एडमिशन जो है वो नहीं मिल पा रहा क्योंकि अभी उसकी रैंक ऐसी है। हो सकता है ये लोग फिर से एग्जाम दे और उसकी रैंक अच्छी हो जाए तो क्या उसको एम्स में एडमिशन मिल जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं और इसका जवाब अभी एनटीए के पास भी नहीं है। पहले वो एडमिशन लेंगे, माफ कीजिएगा, फिर से टेस्ट लेंगे, उसके बाद इस पर भी चर्चा हो रही है कि ऐसा होगा तो क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद नीट काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्र संतुष्ट नजर नहीं आ रहे।
उन्हें अपना भविष्य अधर में लटका दिख रहा है। वो दोबारा एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कट ऑफ काफी ज्यादा हाई हो चुका है। इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। जैसे साल 2021 में 710 मार्क्स लाने पर ऑल इंडिया रैंक 23 मिल जाती थी, 600 मार्क्स लाने पर ऑल इंडिया रैंक 18,695 होती थी। साल 2022 में 710 लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक जो है वो 6 था, 600 मार्क्स लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक 20,577 था। 2023 में 710 मार्क्स लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक 27 था, 600 मार्क्स लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक 28,619 था। लेकिन इस बार 710 मार्क्स लाने वाले का ऑल इंडिया रैंक 407 है और 600 जिसने लाए हैं उसका रैंक 80,000 के पार चला गया। आप डिफरेंस देखिए, यानी पिछले सालों की तुलना में इस बार नीट रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक कई गुना बढ़ गया। 710 नंबर पर पिछले साल की तुलना में करीब 15 गुना और 600 नंबर पर पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना, जिसकी वजह से छात्रों को सरकारी कॉलेजेस में दाखिला मिलना असंभव नजर आ रहा है। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छात्र क्या कह रहे हैं। 1563 का मामला है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हो 1563 है? लिस्ट आई है आपके पास। एक्चुअली में वो 1563 में से 790 क्वालिफाई कर रहे हैं। 790 में से आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके 650 प्लस है। उसमें से एक सेंटर का नाम झज्जर भी था, सुना होगा आपने, क्षेत्रों पर सही से। वहाँ के प्रिंसिपल ने अपना इंटरव्यू दिया है, उसने साफ बोला हमारे कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। टाइम लॉस नहीं हुआ तो फिर ग्रेस मार्क्स किस पे दिए? 15 से 15,000 भी हो सकता है। हमें तो गुमराह करा जा रहे हो आप। अगर इतने ट्रांसपेरेंट हो, आपसे गलती हुई, ठीक है, मान लिया हमने। 1563 आपने मुंह से बोल दिया। आप भेज दीजिए ना लिस्ट। क्या जा रहा है लिस्ट भेजने में कि ये बच्चे जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया? ये चीज है कि एनटीए मानता ही नहीं है, आगे बंद करके बैठा है कि हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हमारी गलती है ही नहीं। बस गलती हम लोग ये है कि हम लोग पैसों से एग्जाम नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ग्रेस मार्किंग वाली चीज को क्यों देख रहे हैं? आप जो पेपर लीक हुआ उस बात पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? मेन इशू तो लेकिन कोई सबूत कोई मिला नहीं पेपर लीक का प्रूफ के साथ। क्यों नहीं? अब 12 लोग जो अरेस्ट कर रखे हैं आपने बिहार में, वो बिन वजह अरेस्ट कर रखे। छात्रों की जितनी भी बातें वो ऐसे ही नहीं है। दरअसल नीट के नतीजों पर सियासत भी हो रही है। ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है। मोदी सरकार एनटीए के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूरे नीट घोटाले की कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग करती है। खड़गे के ट्वीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट किया कि नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। आगे धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय कांग्रेस को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है और इससे छात्रों की मानसिक शांति पर असर पड़ता है। वर्तमान में नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसे राजनीतिक आखेट का विषय बनाना न केवल अनुचित है बल्कि ये भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे ये भी लिखा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष बिना तथ्य जाने सिर्फ झूठ फैला रहा है। कांग्रेस अपनी ऊंची राजनीति के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल नीट एग्जाम में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है और सरकार 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। विपक्ष भले इस मामले में जो भी कहे, लेकिन सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का ध्यान है और ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा जिससे छात्रों के भविष्य पर कोई असर पड़े। लेकिन छात्रों को लगता है कि अभी भी उनके साथ न्याय हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। एक छोटा